हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर, उसी का सेकंड पेपर पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे, रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है। रवि किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। 30 दिन। नवीन किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है और रवि, मनीष और नवीन ये कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। ये तीनों अकेले कार्य को, देखिए रवि क्या है, रवि एक पर्सन है जो 30 दिन में काम करता है, मनीष 15 दिन में करता है और नवीन 10 दिन में करता है। तो यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क क्या होता है, इन तीनों जितने दिन में काम कर लेते हैं उसी का एलसीएम होता है। तो 30, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ से एक दिन की इनकी कार्य क्षमता पता चल जाएगी कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। जैसे 30 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो 30 दूनी यानी रवि की वर्क एफिशिएंसी कितनी आ गई कि रवि की कार्य क्षमता है कि रवि एक दिन में 2 काम कर सकता है। मनीष एक टोटल काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो 15 के हिसाब से 60 काम है तो कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा? तो 15 चौको 60, यानी मनीष एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। नवीन एक दिन मतलब टोटल काम 10 दिन में खत्म करता है और काम कितना है? 60, तो 10 के हिसाब से करेगा तो एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करेगा। यानी इससे हमको पता चल गया कि रवि एक दिन में 2 काम कर सकता है, मनीष एक दिन में 4 काम कर सकता है, नवीन एक दिन में 6 काम कर सकता है। अब अगली लाइन क्वेश्चन के हम पढ़ते हैं, क्या बोला है? वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़कर चल जाता है। ये तीनों मिलकर रवि, मनीष और नवीन ये तीनों काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद कहा जा रहा है कि रवि चला जा रहा है। लेकिन 2 दिन तक तो लगातार ये साथ में काम करेंगे, तो 2 दिन का काम हम निकालेंगे, टोटल कितना काम करेंगे। रवि कितना काम करता है? एक दिन में 2 काम करता है। मनीष कितना काम करता है? 4 काम करेगा। और ये 6 4 10 2 12, तो 2 दिन में, एक दिन में 12, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 24 वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम रवि को क्या कर दे रहे हैं? 2 दिन बाद रवि को हटा दिया जाता है। आगे क्या बोल रहा है? कार्य छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। अब इसके बाद कौन बचा है? मनीष और नवीन बचे हैं, ये दोनों बचे हैं। अब ये कितने दिन? मनीष भी 3 दिन काम करता है, फिर उसके बाद छोड़ता है। 3 दिन बाद छोड़ता है, मतलब 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़ेगा। 3 दिन काम करेगा, 3 दिन में ये दोनों साथ में काम करेंगे। मनीष एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। मनीष एक दिन में 4 काम, नवीन एक दिन में कितना काम करता है? 6 4 10, एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? 30 वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए 24 काम यहाँ हो गया है, 30 काम यहाँ हो गया, कितना काम हो गया है? 24 30 4 और 3 2 5, 54 वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारा टोटल काम कितना था? 60 काम था। अब यहाँ से मनीष भी चला जाएगा 3 दिन बाद, है ना, क्योंकि बोला था 3 दिन बाद मनीष भी काम छोड़ देता है। तो बचा कौन? फाइनली नवीन बचा है। नवीन को कितना काम करना है? 60 काम था, 60 में से 54 काम हो गया है। कितना काम बचा हुआ है यहाँ पे? 6 काम बचा हुआ है, 6 काम। और नवीन एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। इसी का भी जब दिन निकालते हैं, दिन की संख्या, तो क्या होता है? दिनों की संख्या निकालेंगे, टोटल काम, टोटल वर्क और एक दिन का काम। तो यहाँ पे हमारी क्या जाती है? दिनों की संख्या। तो यहाँ पे नवीन को कितना काम बचा है? 6 काम बचा था, 60 में से 54 हो गया, 6 काम बचा। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 से 6 कट गया, यानी एक दिन में वो काम नवीन पूरा कर लेगा। अब इस सवाल में क्या पूछा था कि नवीन शेष काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक दिन में। आगे समझ में? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2, वह एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप बराबर दिया है, समान मतलब बराबर वृत्त का परिमाप, और हमें क्या दिया हुआ है डाटा, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमको इतना डाटा दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, ये हमको पूछा है। देखते हैं, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो हम यहीं से करना स्टार्ट करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर हमें इस सवाल में नहीं पता है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, फिर बच गया 2, 11 दूनी 22, 11 चौको 44 हो गया। फिर 2 से कटेगा तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी। अब इधर बचा है आर स्क्वायर, ये 7 इधर बटे में इधर आएगा डिवाइड करेंगे तो 112 गुणे क्या हो जाएगा 7 बराबर, स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 112 इसको तोड़ लेंगे तो 16 गुणे 7, 16 7 112 7 बराबर आर। ये 16 जो है किसका वर्गमूल होता है, 4 का होता है, 7 का पेयर बन गया, 7 एक बाहर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 चौको 28, यहाँ से हमको आर पता चल गया। अब वृत्त का परिमाप जो होता है, वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि होता है, क्या होता है, परिधि, यानी वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप हमें क्या दिया हुआ है, बराबर दिया है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। अब यहाँ 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ हमने अभी निकाला कितना है, 28 दिया है, 7 से कट गया, 7 चौको 28, 4 दूनी 8, 22 गुणे 8 गुणा करिए, 8 दूनी 16 की 6 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था तो 176 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या बोल रहा है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप क्या है, समान है। तो यहाँ पे जो वृत्त का परिधि आया है वही वर्ग का परिमाप हो जाएगा, तो ये वर्ग का परिमाप बन जाएगा, इतना हो जाएगा। रियल में वर्ग का परिमाप होता क्या है, 4a। वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों साइड कहलाती है, चारों साइड मतलब बराबर होती है, ऐसा ये भी ये भी ये, तो 4a इसका परिमाप हो जाएगा, 4a। अब इसका परिमाप हमने कितना निकाला, 176 बराबर क्या हो जाएगा, 4a, 176 सेंटीमीटर बराबर 4a। 4 से इसको काट देंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, a बराबर कितना आ गया है, ये 44 सेंटीमीटर आ गया, यानी a हमारा क्या था, की हमारी साइड थी 44 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है सवाल में, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर करेंगे, 44 के स्क्वायर कर लीजिए कितना आएगा, 4 चौको 16 की 6, यहाँ से लाई 1, 4 चौको 16 1 17, 176 आ गया। फिर से गुणा करेंगे तो 176 ही आ जाएगा, 6 7 6 13 की 3 1 7 2 9 और 1 कितना आ गया है, 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सवाल लंबा है लेकिन इजी है। क्या है, वर्ग का परिमाप दिया है और वृत्त का परिमाप समान बोला है, समान का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर, हमने रख दिया डाटा। फिर वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल हमने लिखा, वृत्त का क्षेत्रफल दिया था वही हमने वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से हमको आर की वैल्यू पता चल गई, आर जैसे ही पता चल गया हमको वृत्त की परिधि हमने निकाल लिया। वृत्त की परिधि जैसे निकाली है तो वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप समान है, तो इसकी वैल्यू हमको पता चल गई, वर्ग का परिमाप पता चल गया। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4a होता है, इसके बराबर में वैल्यू रख दी, यहाँ से हमको a पता चल गया। और जैसे ही a पता चल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली 44 के स्क्वायर करके, ठीक है ना। तो आपको ये सवाल समझ आया होगा, हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। मैम मोटिवेशन लाइन बोल दीजिए। क्या बोलूं, कुछ नहीं, ऐसे आते हैं मोटिवेशन लाइन। ना रुके ना पैर कर ली। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 6 संख्याएं n1, n2, n3, n4, n5 तथा n6 का औसत a है, प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। इस तरह का सवाल पिछले वाले वीडियो में भी मैंने पढ़ाया है कि क्या दिया हुआ है, 6 संख्याएं n1, n2, n3, n4, n5 और n6 और इनका औसत कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है तो संख्या में कितना, प्रत्येक संख्या में 5 घटाते हैं तब नया औसत क्या होगा। नया औसत हमको पूछ रहा है। मैंने आपको समझाया था जितना हम लोग संख्या में कमी या वृद्धि करते हैं, गुणा भाग करते जो भी, उतना ही औसत में भी कमी या वृद्धि हो जाती है। तो संख्या में कितना घटाया जा रहा है, 5, तो औसत में भी कितना घटा देंगे, a - 5 और यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक क्रमशः 60 तथा 4 है, यदि उनका योग 32 है तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्या दिया हो, 2 संख्याओं का एलसीएम दिया है, लघुत्तम समावर्तक मतलब क्या होता है एलसीएम 60 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यदि उनका योग 32 दिया हुआ है, किनका योग दिया हुआ है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक 60 और 4 है, यदि उनका योग 32 है तो उन 2 संख्याओं का अंतर क्या है। संख्या का योग दिया, मान लेते हैं संख्या क्या रही होंगी a और b, तो उनका योग कितना दिया हुआ है 32। तो अब क्या पूछा हमने सवाल में, संख्या का अंतर पूछा है सवाल में, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे संख्या हमने माना a और b है, तो रियल संख्या ये नहीं होती, कोई भी दुनिया की संख्या है जब भी एलसीएम एचसीएफ की बात करता है तो सारी संख्याओं में एचसीएफ होता है। तो रियल में संख्या क्या हो जाएंगी, जो हमारी रियल संख्या हो जाएगी 4a और 4b हो जाएगी, ये हमारी रियल में संख्या होंगी, है ना। तो 4a और 4b ये संख्याएं हो गई यहाँ से। तो अब हम एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्या का गुणा। एलसीएम कितना दिया हुआ है 60, एचसीएफ कितना दिया है 4, 2 संख्याएं कितनी हैं, पहली संख्या 4a है, दूसरी संख्या क्या है 4b है, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से इधर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी a इंटू b, 2 संख्याओं का गुणा कितना आ गया है। इसको हमने क्यों निकाला है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। अभी इधर देखिए, अब 2 संख्याओं का अगला क्या दिया है, योग दिया है, तो यहाँ से हम योग निकाल लेंगे, 4a प्लस 4b बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस b बच जाएगा, इधर 32, 4 से काटेंगे 4 × 8 32, a प्लस b का साथ में वैल्यू क्या आ गया है 8 आया है। तो अब यहाँ पे क्या बोला था कि 2 संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, संख्या पहले निकाल लेते हैं, संख्या हमारी ये है तो संख्या, अब यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणा जो दिया है यहीं से हमको उन संख्याओं का a और b की वैल्यू पता चल जाएगी। अब इस 15 को ऐसे तोड़ना है रेशियो में तो कि उनमें कुछ कॉमन ना हो, तो पहले क्या तो तोड़ सकते हैं, इनके पेयर में देखना है। तो 1 और 15 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 तो सभी नंबर में कॉमन होता है। फिर दूसरा तोड़िए, 3 और 5 लिख सकते हैं और 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो ये वाला पेयर तो होगा नहीं, तो यही वाला हमारा पेयर होगा क्योंकि दूसरी बार अगर हम करेंगे तो 5 × 3 रिपीट हो जाएगा। जो पेयर रिपीट होते हैं उन्हें हम लोग नहीं लेते हैं, है ना। कितना पेयर, अगर इसमें 2 तरह के सवाल पूछते हैं, पहला तो पेयर पूछते हैं, यहाँ पेयर की संख्या भी पूछेगा तब ये वाला भी हम लोग एक वाला भी लेंगे, पेयर की संख्या कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी। लेकिन सिर्फ हमको यहाँ पे सवाल में जोड़, उनका अंतर, योग ये सब पूछेगा तो हमको सिर्फ अपने एक पेयर से मतलब रखना है ना। 3 × 5 एक ही पेयर हमेशा उसमें ऐसा बनेगा, बाकी उसके बाद रिपीट होने लगेगा। तो क्या आ गया यहाँ पे 3 और 5, यहाँ a और b था, ये जो हमारी संख्या आई है इसमें किसी भी हम एक को a मान लेंगे दूसरे को b मान लेंगे। तो संख्या क्या माने थे 4a और 4b, तो संख्या यहाँ निकाल लेते हैं। पहली संख्या कितनी है 4a, यहाँ a का गुणा कर देंगे तो 4 × 3 4 × 12, पहली संख्या कितनी आ गई है 12, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4b था
बी की वैल्यू हमने कितना मान लिया 5, 4 गुणे 5, 4 पंचे 20। अब ये संख्या और ये संख्या, उन संख्याओं का अंतर पूछा था, तो अंतर कितना हो जाएगा, 20 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सवाल का आंसर ये हो जाएगा। इसको देने का वैसे कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक भैया है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या है। औसत गति का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। औसत गति, हल्ला ना करिए, उसमें सब सुनाई देता है। टुक टुक। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy और x + y। औसत गति यहाँ पे पहली स्पीड, x का मतलब हमारी फर्स्ट स्पीड, y का मतलब क्या होता है, सेकेंड स्पीड। तो यहाँ फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। पहली स्पीड कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y यानी दूसरी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का योग यानी 60 + 90 हो जाएगा। 2 × 60 × 90 बटे 9 6 कितना हो जाए 15, यानी 150। 0 से 0 कट गया, 15 चौको 60 हो गया है, 4 दूनी 8 और 8 9 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई है, औसत या एवरेज स्पीड आ गई है। ठीक है ना, इतना ही सवाल था। आगे सवाल में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल क्या दिया है। यदि मनोज 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मनोज है जो सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। हमेशा जब रुपए और वस्तु वाले सवाल होते हैं तो हम उसमें रुपए सबसे ऊपर रखते हैं, बाकी नीचे क्या होती है, वस्तु आती है। तो कितने रुपए में, 486 रुपए में कितनी टॉफी खरीदता है, 324 टॉफियां खरीदता है, और 50% का लाभ कमाने के लिए 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। टॉफियों की संख्या पूछ रहा है कि कितना बेचेगा 90 रुपए में। अब जो सीपी होता है उसी में हमारा लाभ या हानि होता है। तो इतने में खरीदा है टॉफी, 486 में 324 टॉफी। अब इसमें कितना लाभ लेना चाहता है, 50%। लाभ हमेशा क्या होता है, ये अपने आप में 100% था, और लाभ जितना लेंगे वो हमें जुड़ता है, क्योंकि अगर 50 बस यहाँ पे लिखेंगे यानी कि सिर्फ हम लाभ बस ले रहे हैं। जो पुराना क्रम मूल्य था 486 वो तो लेंगे ही नहीं है, इसलिए 100 में 50 को प्लस करके लिखेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 150 बटे 100, परसेंट हटाएंगे तब बटे में 100 आ जाए। तब जाके इसके बाद कॉस्ट प्राइस जो था उसमें हमने लाभ लिया, फिर उसके बाद बेचेंगे। फिर सेम कंडीशन, रुपए ऊपर आएगा, वस्तु नीचे आएगा। रुपए कितना था, 90 रुपए में कितना टॉफी वो बेचेगा, अब ये हमको नहीं पता है, तो हमने मान लिया कितना टॉफी बेच रहा है, x टॉफी बेच रहा है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सवाल बस इतना ही था, 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15 छक्का 90 हो गया है, 6 से ये कटेगा, 6 एकम 6 8 48 और 6 एकम 6 किसे कट रहा है, 9 से कट रहा है। 9 से 9 बार और 9 त्रिक 27, 32 में से 27 के 12 में 7 गए 5, 9 छक्का 54 हो जाएगा। 9 एकम 9 चौको 36। इधर तो सीपी है नहीं है ना, यहाँ पे कितना है x, ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये x और ये उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। इससे गुणा करते x बराबर कितना आ गया है, 4 आ गया है, और कुछ तो बचा नहीं, एक 0 भी है, ये 40 हो जाएगा। यानी कि 90 रुपए में कितना टॉफी बेचेगा, ये 40 टॉफियाँ। कुछ सवाल नहीं था, बस इतना था। आपको याद रखना 486 में 324 टॉफियाँ वो खरीदता है, ये हमारा सीपी हो गया है। सीपी में लाभ लेना है, फिर उसके बाद बेच देना है, बस इतना ध्यान रखें कि वस्तु नीचे होगी, रुपए ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल क्या दिया है, 10,640 की एक राशि 5% के साधारण ब्याज दर से वर्षों में 3,724 रुपए ब्याज अर्जित करती है। x का मान क्या कीजिए। यानी कि हमको यहाँ वर्षहीन ही दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, p दिया है, मूलधन दिया है 10,640 रुपए की राशि कहना चाह रहा है। रेट दिया है हमको 5%, ये किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। और ब्याज हमको दिया है, ब्याज मतलब कि SI दिया है 3,724 रुपए दिया हुआ है, ठीक है ना। और x बोला है, x का मतलब यहाँ पे
समय पूछ रहा है हमको, ये नहीं दिया हुआ है, इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एस आई का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पी आर